हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में 1909 का भारत परिषद अधिनियम को विस्तार में जानने का प्रयास करेंगे। अगर सबसे पहले बात करें भारत परिषद अधिनियम की, तो ब्रिटिश सरकार ने 3 भारत परिषद अधिनियम पारित किए थे। पहला 1861 में, दूसरा 1892 में और तीसरा 1909 में। तो यह अधिनियमों में तीनों अधिनियम की अंतिम श्रृंखला है। और 1909 का भारत परिषद अधिनियम लाने का जो कारण उसके पीछे निम्न प्रकार से समझा जा सकता है। पहला यह था कि जो 1892 में अधिनियम लाया गया था, तो उसके दोषों को दूर करना था। यानी कि कांग्रेस पार्टी का गठन 1885 में हुआ था और उसके बाद से कांग्रेस पार्टी ने केंद्रीय विधान परिषद और प्रांतीय विधान परिषद में ब्रिटिश सरकार से भारतीय लोगों के लिए प्रतिनिधित्व बढ़ाए जाने की बार बार मांग कर रही थी। और कांग्रेस पार्टी का यह भी कहना था कि बजट में बहस और चर्चा के अलावा अनुपूरक प्रश्न पूछने का भी अधिकार भारतीयों लोगों को दिया जाना चाहिए। अनुपूरक प्रश्न के बारे में बाद में बात करेंगे जब भी हम इस अधिनियम को विस्तार में देखेंगे। एक कारण और यह हो सकता है कि ब्रिटिश क्रांतिकारी वर्ग से राष्ट्रवाद जैसे मुद्दों का सामना कर रही थी, जो उनके लिए सिरदर्द साबित हो रहा था। वो इस कारण नरम दल यानी कांग्रेस को अपने साथ रखने की नीति पर चलना चाहती थी और इसलिए भी एक नए अधिनियम की ज़रूरत महसूस करने लगे ब्रिटिश। और है कि फिर एक और कारण यह हो सकता है कि 1906 में मुस्लिम लीग की स्थापना हुई और 1906 में ही आगा खां के नेतृत्व में मुस्लिम प्रतिनिधिमंडल शिमला में तत्कालीन वायसराय लॉर्ड मिंटो से मुस्लिमों के लिए पृथक निर्वाचन प्रणाली की मांग की और कहा कि जनसंख्या के अनुपात में हम लोग को प्रतिनिधि दिया जाए। जो कहा जा सकता है कि भारत में अंग्रेज़ों के लिए फूट डालो और राज करो नीति का नींव रखने की शुरुआत हुई। और है कि अंत में इन सब मांगों को ध्यान में रखते हुए अरुंडेल समिति का गठन हुआ और इसकी रिपोर्ट के आधार पर 1909 में भारत परिषद अधिनियम लाया गया। और इस अधिनियम को मार्लो मिंटो सुधार भी कहा जाता है। और है कि उस समय लॉर्ड मार्ले इंग्लैंड में भारत के राज सचिव थे और लॉर्ड मिंटो भारत में वायसराय थे। अब हम लोग इसकी विशेषताओं को देखते हैं। तो सबसे पहला जो पॉइंट है उसमें देखिए लिखा भी है कि केंद्रीय और प्रांतीय विधान परिषदों के आकार में काफ़ी वृद्धि की। जैसा कि हम लोग देख ही रहे थे कि जो कांग्रेस पार्टी थे वो बार बार प्रांतीय और केंद्रीय विधान परिषद में संख्या बढ़ाने की बात कर रही थी। तो उसमें देखिए कि केंद्रीय विधान परिषद में इनकी संख्या 16 से बढ़कर 60 हो गई। और जो 60 हुई उसमें निर्वाचित सदस्य, मनोनीत सदस्य और पदेन सदस्य थे। और उसमें जो मेजोरिटी था अभी भी ब्रिटिश लोग का ही था, यानी कि जो सरकारी सदस्य थे। और जो भारतीय थे वो नॉन ऑफिशियल हो गए, तो उनकी संख्या अभी भी कम ही कही जाएगी। लेकिन जो प्रांतीय विधानसभा था वहाँ पे संख्या समान नहीं थी, कहीं कहीं 40, 45, 50 ऐसे करके किया गया था। केंद्रीय विधान परिषद में तो सरकार ने अपना बहुमत बनाए रखा, लेकिन प्रांतीय परिषदों में गैर सरकारी सदस्यों को बहुमत की अनुमति दे दी। मतलब कि जो भारतीय थे उनका प्रतिनिधित्व प्रांतीय विधान परिषद में ज़्यादा बढ़ गई। और एक चीज़ कि जो चुनाव का तरीका था वो अप्रत्यक्ष था, यानी कि स्थानीय निकाय का जो चुनाव होता था तो उसमें जो वोट डालते थे वो जमींदार होते थे, विश्वविद्यालय के कर्मचारी या ऐसे लोग होते थे जिनका स्तर ऊंचा हो, मतलब कि जिनका पहुँच हो ब्रिटिश सरकार पास, या कहिए तो पैसा के बल पे समृद्ध हों, वैसे लोग स्थानीय निकाय का चुनाव में वोट डालते थे। और जो स्थानीय निकाय में चुने जाते थे उनके प्रतिनिधि निर्वाचन परिषद के सदस्यों का चुनाव करते थे। और जो निर्वाचन परिषद के सदस्य चुने गए वो लोग प्रांतीय विधान परिषद के सदस्यों का चुनाव करते थे। और जो लोग प्रांतीय विधान परिषद के सदस्य चुने गए वो लोग केंद्रीय विधान परिषद के सदस्यों का चुनाव करते थे। अब है कि अगर आगे के पॉइंट को देखते हैं तो उसमें देखिए कि लिखा हुआ है कि बजट में अनुपूरक प्रश्न पूछना शामिल है। मतलब है कि पहले जैसे टॉपिक के शुरू में ही हमने कहा था कि अनुपूरक प्रश्न के बारे में बाद में बात करेंगे विस्तार से। तो इसको इस संदर्भ से समझा जा सकता है कि जब 1892 का अधिनियम लाया गया था तो उसमें था कि बजट के स्तर पर भारतीयों को प्रश्न पूछने का अधिकार था और बहस में भाग लेने का अधिकार था। लेकिन था कि अगर हायर अथॉरिटी से जवाब आ गया तो अब दोबारा प्रश्न नहीं पूछ सकते हैं। लेकिन 1909 के अधिनियम में यह प्रावधान किया गया था कि आप बजट में हिस्सा लीजिए और बहस कीजिए, और है कि आप प्रश्न पूछते हैं और हायर अथॉरिटी से जवाब आता है और अगर आपको उस पर कोई आपत्ति है तो आप फिर से दोबारा प्रश्न पूछ सकते हैं। हमको लगता है कि ये एक ज़्यादा मेजर चेंजिंग था जो भारतीयों के हित में था। और उसके बाद एक और वायसराय के लिए प्रोविज़न किया गया था कि अगर वो किसी प्रश्न पर असहज महसूस करें तो वो प्रश्न का उत्तर नहीं दे सकते हैं। उनको मतलब एक राइट दिया गया था
फिर था कि अगर अधिकार का ही बात करें तो विदेशी संबंधों और देशी राजाओं के संबंधों के बारे में प्रश्न पूछने का अधिकार नहीं दिया गया था। अब है कि अगर हम लोग आगे की ओर बात करें तो देखा जाए तो पहली बार भारत परिषद तथा वायसराय की कार्यकारिणी परिषद में भारतीयों को शामिल किया गया था। और भारत परिषद जो कि इंग्लैंड में था और भारत के राज्य सचिव भी थे वो इंग्लैंड में ही रहते थे, तो उनकी परिषद में केसी गुप्ता और सैयद हुसैन बिलग्रामी को शामिल किया गया था। और वायसराय जो कि भारत में रहते थे तो उनकी कार्यकारिणी परिषद में एसपी सिन्हा को शामिल किया गया था, जो कि विधि के सदस्य के रूप में शामिल हुए थे। अब हम लोग इस अधिनियम के अंतिम पॉइंट को देखते हैं। तो उसमें देखिए कि लिखा हुआ है कि इस अधिनियम ने पृथक निर्वाचन के आधार पर मुस्लिमों के लिए सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व का प्रावधान किया। इसके अंतर्गत मुस्लिम सदस्यों का चुनाव मुस्लिम मतदाता ही कर सकते थे, यानी कि बहुल एरिया मान लीजिए मुस्लिम आबादी है तो वहाँ पे मुस्लिम मतदाता ही अपने मुस्लिम प्रतिनिधित्व को चुनेंगे। इस प्रकार इस अधिनियम ने सांप्रदायिकता को वैधानिकता प्रदान किया और लॉर्ड मिंटो को सांप्रदायिक निर्वाचक के जनक के रूप में कहा गया। और एक चीज समझिए कि जो सेंट्रल लेजिस्लेटिव था यानी केंद्रीय विधान परिषद, तो वहाँ पे सदस्यों की संख्या 16 से बढ़ाकर 60 कर दी गई थी और 60 में 27 निर्वाचित थे, तो 27 में 8 मुस्लिमों के लिए सीट रखी गई थी। और उसके अलावा जो प्रांतीय विधान परिषद था उसमें भी जनसंख्या के अनुपात के रेशियो में इनको प्रतिनिधित्व दिया गया था। और कहिए तो जो मुस्लिम के लिए था कि दोहरा मताधिकार का अधिकार दे दिया गया था। एक था कि जो उनका अपना मुस्लिम आबादी है तो मुस्लिम को चुन सकते हैं, और दूसरा को अगर गैर मुस्लिम को चुनना हो तो उनको भी यहाँ पे वोटिंग राइट था। और एक चीज़ और कहा जाता है कि जो मुस्लिमों मतदाताओं के लिए आय की योग्यता को भी हिंदुओं की तुलना में कम रखा गया था। और इसमें फिर था कि स्त्रियों और राजनीतिक अपराधियों को निर्वाचन के लिए इसमें कोई प्रावधान नहीं दिया गया था। ऐसा कहिए कि उनको अयोग्य माना गया था। अगर इस पॉइंट को देखें तो समझा जा सकता है कि एक मुस्लिमों के लिए कुछ हद तक तो फायदा हुआ कि चलिए उनको प्रतिनिधित्व मिल गया, लेकिन ये कहीं ना कहीं अंग्रेज लोग के लिए और ज़्यादा प्रॉफिट साबित हो गया। कहीं इस तरह से कि उनको एक फूट डालो और राज करो की नीति का एक कड़ी मिल गया, जिस कारण से वो हिंदू और मुस्लिम के बीच में विभेद कर सकते थे और इस नीति पे शासन कर सकते थे, और उन्होंने आगे ऐसा किया ही। अगर इस अधिनियम के अंतिम पॉइंट पे बात करें तो उसमें था कि प्रेसिडेंसी कॉरपोरेशन, चैम्बर ऑफ कॉमर्स, विश्वविद्यालयों और जमींदारों के लिए अलग प्रतिनिधित्व का प्रावधान किया गया था, जो कि सेंट्रल लेजिस्लेटिव में 16 से 60 सीटें की गई थी, तो 60 में से इन लोगों को लिए भी सीट कुछ रिजर्व था। इस अधिनियम के संदर्भ में कुछ लोगों के हम लोग कथन को भी जानने का प्रयास करते हैं। तो जैसे देखिए कि जो लॉर्ड मार्ले हुए, उन्होंने कहा कि यह सुधार ब्रिटिश राज को सुरक्षित नहीं कर देंगे, किंतु इन सुधारों से भारतीयों को कुछ प्राप्त भी नहीं होगा। तो उनकी ये मतलब कि सोच समझा जा सकता है कि जो भी नियम कानून है वो बने वो सिर्फ अंग्रेजों के हित के लिए हो और भारतीयों को कुछ अधिकार न दिया जाए, क्योंकि वो कहीं ना कहीं उनमें एक डर भी था कि कहीं भारतीय लोग अगर प्रतिनिधित्व में आ गए या सत्ता में आ गए तो कहीं उनका ही शासन न चलने लगा और हम लोग को यहाँ से जाना ना पड़े। लॉर्ड मार्लो का ही एक और कथन देखते हैं कि उन्होंने कहा कि 1909 के सुधारों द्वारा पृथक निर्वाचक मंडल स्थापित करके हम नाग के दांत बो रहे हैं, इसके परिणाम भीषण होंगे। उन्होंने लॉर्ड मिंटो को एक पत्र में कहा था। तो देखिए कि मतलब कि वो लोग भारतीयों को कोई भी हक देने के पक्ष में नहीं थे। इसी अधिनियम के संदर्भ में पंडित जवाहरलाल नेहरू जी का भी कथन देख लेते हैं। तो उन्होंने कहा कि उनके चारों ओर राजनीतिक घेराबंदी कर दी गई, उन्हें शेष भारत से पृथक कर दिया गया। एक ऐसी प्रक्रिया की शुरुआत की गई जिसका प्रभाव कई वर्षों तक रहा। प्रारंभ में यह घेराबंदी अत्यंत छोटी थी, मतदाताओं के लिए अत्यंत सीमित थे, किंतु धीरे धीरे इसके विकसित होने के साथ ही इसने पूरी राजनीतिक एवं सामाजिक व्यवस्था को प्रभावित करना आरंभ कर दिया। इसका प्रभाव ठीक उसी प्रकार था जिस प्रकार कैंसर धीरे धीरे शरीर के सभी अंगों को विनिष्ट कर देता है। तो देखा जाए तो नेहरू जी इस बिल को लेकर काफ़ी पॉजिटिव सोच रखते थे। उनको शायद यह लग रहा होगा कि यह परिवर्तन की एक छोटी सी शुरुआत है, और है कि इस वीडियो को यहीं तक रखते हैं। अगर आपको किसी तरह का कोई इस पर सुझाव देना हो तो आप कमेंट बॉक्स में लिखकर बता सकते हैं। धन्यवाद।